चीन में कोरोना वायरस महामारी के बाद एक और रहस्यमय बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। चीनी मीडिया के मुताबिक वहां के स्कूलों में तेजी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और उसके करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ऐसे में ये बीमारी क्या है, डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर किस तरीके की बात कही है और भारत के लिए ये वायरस क्या बड़ा खतरा है, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास दो मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर समीर भाटी जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। डॉक्टर डी के, सबसे पहले मेरे आपसे सवाल रहेगा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बीमारी को रहस्यमय बताया जा रहा है, निमोनिया, मिस्ट्री निमोनिया कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये किस तरीके की चीजें हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं और इवन डब्ल्यूएचओ भी इस पर जांच शुरू कर दी। डब्ल्यूएचओ ने चयन के कुछ शहर हैं जहाँ पे एक ऐसा निमोनिया फैला हुआ है जो अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं किया। पर हाँ, लोकली जो प्रोमेट नाम की एक संस्था है जो यूएस बेस्ड है, उसने ये खुलासा किया है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं और जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनमें बच्चों की भर्ती की संख्या काफी है। उसकी वजह से एक आउटब्रेक जैसा लग रहा है। इवन ऐसा पेंडेमिक है, एपिडेमिक नहीं कह सकते इसको। लोकली एक दो, बीजिंग में एक और शहर है, दोनों शहरों में इस समय लोकली एक आउटब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं हमको नजर रखने की जरूरत है, बिकॉज कोविड के समय हम देख चुके हैं चाइना का कितना बड़ा रोल था। क्योंकि कुछ दिनों तक चाइना ने ये बात छुपा के रखी थी, कुछ दिनों ने, कुछ महीनों तक, जिसकी वजह से वो जो आउटब्रेक था जिसको हम इनिशियली लोकल लेवल में कंट्रोल कर सकते थे, उसको कंट्रोल करने में दुनिया को जूझना पड़ा 2-2, 3-3 साल। और एक वो पैंडेमिक बन गया आउटब्रेक। तो कहीं ये आउटब्रेक पैंडेमिक बनने की क्षमता रखता नहीं रखता? क्या इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है? क्या ये वायरल इलनेस है, बैक्टीरियल इलनेस है? इसकी कॉन्टेजियस कितना है, कितनी तेजी से फैलता है? क्या इसका इन्फेक्टिविटी रेट है? इसका जो वायरस या बैक्टीरिया कितना वायरुलेंट है? क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? तो इन सब पे हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है जो जो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं, उन सबको मिलके एक टीम बना के जांच करनी चाहिए, सो दैट अभी इनिशियल लेवल पे हम इसको कंट्रोल कर सकें। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स, तो सिम्टम्स नॉर्मली इसके बहुत डिफरेंट नहीं है। जैसे एक एक्यूट वायरल इलनेस के होते हैं वैसे सिम्टम्स हैं। बच्चों को बुखार बहुत तेज देखा जा रहा है, खांसी और जुकाम के लक्षण कम है, बट पसली चल रही है, जो निमोनिया की जैसे हम बात करते हैं, पसली चलना, पसली चल रही है, चेस्ट पेन है, और बच्चों को, कई सारे बच्चों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, इवन नेबुलाइजेशन जी, करना पड़ता है। और ये सिम्टम्स ठीक नहीं है किसी किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, और इसमें विश्व के लिए भी ठीक नहीं है जी। ठीक है सर। डॉक्टर भाटी, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना के दौर में तो हमने टेस्टिंग लैब्स हो या फिर तमाम ऐसे इक्विपमेंट हो, हमने आत्मनिर्भर बनकर एकदम सब चीजों को कोशिश करी काफी हद तक सुलझाने की। लेकिन सर, मेरा यहाँ पे ये सवाल है, इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों को फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी, जुकाम जैसे इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमारी देश की लैब्स इस तरह की टेस्टिंग, अगर मान लीजिए भविष्य में इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या सक्षम है चीजें करने में? क्योंकि एक हमने शुरुआती दौर में देखा था कोरोना की बड़ी दिक्कत हुई थी उस दौर में। अभी आपको क्या स्थिति दिख रही है सर यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए, जब पोस्ट पेंडेमिक वाली सिचुएशन अभी हम देखते हैं तो उस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी लैब्स सर्विलेंस किसी भी तरह के सिस्टम के लिए और टेस्टिंग के लिए काफी तरह से सक्षम है। खास तौर पे फिलहाल अभी जैसा हम बात भी कर रहे हैं, जो अभी आप सर्च देख रहे हैं चाइना के अंदर, देखिए, क्योंकि इसका बिल्कुल हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल डेटा या क्लिनिकल इंफॉर्मेशन या कोई लेबोरेटरी रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो अभी सिर्फ इसके ऊपर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या ये किसी तरह का सीजनल सर्ज है, या ये क्या, जिस तरह के हम निमोनिया की खास तौर पे बात कर रहे हैं, तो निमोनिया भी कौन सा निमोनिया है, ये माइकोप्लाज्म निमोनिया है या आरएसवी वायरल इन्फेक्शन जैसा एडिनो वायरस इन्फेक्शन हम हमेशा देखते हैं, अन्य तरह की जो ऑल सीजनल। अब ये यूजुअल बता रहा है चाइना की तरह से, जो भी रिपोर्ट आ रही है कि यूजुअल और नॉन पैथोजन है, पर इस चीज के ऊपर हम बिल्कुल, जब तक हमारे पास फैक्ट नहीं आएंगे, हम उसके ऊपर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि ये नॉन जी। पैथोजन है या ये नई तरह के कोई पैथोजन है। क्योंकि जी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसी बता रहे हैं, खाली उसके आधार पे सिर्फ अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जानना जरूरी है, और खाली क्यों चिल्ड्रन की, हम सिर्फ बच्चों की बात करें कि खाली बच्चे ही अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफी अभी हमारे इस तरह की चीजें हैं जिन जो अभी अनआंसर्ड है, जिनके ऊपर पूरा जी। डेटा आएगा, उसके अनुसार हम बता सकते हैं। पर किसी भी तरह की पेंडेमिक की टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली अभी हमारे पास काफी तरह की लैब्स हैं जो रोबस्ट तरीके से तैयार हैं। ठीक है। डॉक्टर डी के गुप्ता, मेरा अगला सवाल है क्योंकि इस बीमारी को वजह बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह इन्फ्लुएंजा वायरस या माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया टाइप इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको लगता है क्या, जैसे कोरोना था कि अब एक संपर्क में आने के बाद कोरोना फैल जाता था, ये वायरस भी उसी तरीके का है और ये सिर्फ क्या बच्चों को क्यों अटैक कर रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह?
देखिए अभी कौन सा वायरस ये कंफर्म नहीं, हाँ माइकोप्लाज्मा एक टिपिकल निमोनिया जो कॉज करता है ऑर्गेनिज्म वो हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जिसको हम आरएसपी वायरस बोलते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बहुत सारे वायरस हैं, कोरोना फैमिली के भी हैं, नॉन कोरोना फैमिली के हैं, तो उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं, उनमें कोई सी वायरस हो सकता है। बट डेफिनेटली बच्चों को अटैक कर रहा है तो ऐसा वायरस है जो नॉर्मली बच्चों को इन्फेक्ट करता है, तो वो उस तरह का कोई वायरस होगा। दूसरी बात रही जो आपने कहा है कि फैलने वाली बात, ये हमें देखने वाली बात है, वायरस सारे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जिसमें खांसी जुकाम बुखार कफ होता है, अगर कोई ऐसा वायरस है जो इलनेस दे रहा है, वो नॉर्मली फैलता किससे, खांसने छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो मतलब जब खांसेगा छींकेगा बंदा तो इसके जो 2 मीटर दूरी में जो बंदा खड़ा होगा वो इन्फेक्ट हो सकता है। या अगर आपने हाथों से समय खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, मतलब खांसते समय आपने ऐसे कर लिया, पोनी का इस्तेमाल नहीं किया, टिश्यू का इस्तेमाल नहीं किया, और वो हाथ आपने किसी और से हाथ हैंडशेक किया या किसी एरिया को टच, सरफेस को टच किया, उससे किसी दूसरे ने टच किया, वो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है जिसको हम बोलते हैं। हाँ, कितनी तेजी से फैलता है ये डिपेंड करता है, वो इसका कॉन्टेजियस रेट कितना है, जैसे मैंने बताया था। अगर कॉन्टेजियस रेट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस है, मतलब बहुत तेजी से फैलता है, तो जो पेंडेमिक या एपिडेमिक हो सकता है। अगर बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से नहीं फैलते हैं, उनका इन्फेक्शन रेट या इन्फेक्टिविटी रेट या सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, तो वो कम होता है। कोविड का बहुत ज्यादा था। अगर सेकेंडरी अटैक रेट कम है तो चिंता की बात कम है। अगर सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे लोगों में 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 इस तरह से भी फैल सकता है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, पता करनी वायरस कितना वो है, खतरनाक है, कितना वेरुलेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायरस का स्ट्रेन है, क्या वो नॉर्मल स्ट्रेन है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ, अगर म्यूटेशन हुआ तो वो खतरनाक तो नहीं है, वो कितना वेरुलेंट है, कितना तेजी से लंग के अंदर निमोनिया कर रहा है। बिकॉज इन बच्चों की जो एक्सरेज है वो देखे गए, उसमें पता लगा है कि एक्सरेज जो है व्हाइट एक्सरेज हो गए, मतलब निमोनिया की संभावना बढ़ गई है, तो निमोनिया के केसेस देखे जा रहे हैं। तो इसलिए वायरस को हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कितना वेरुलेंट है, एआरडीएस तो नहीं कर रहा है, निमोनिया तो नहीं कर रहा है, क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहा है, बच्चों के सेचुरेशन फॉल हो रहे हैं, बच्चों को जो एल्वियोलाई है जिनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है उनके अंदर फ्लूइड भर जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा गंभीरता वाले हैं, चिंताजनक है। इन सब पे मुझे लगता है संस्थाओं को जांच करनी चाहिए और तुरंत पूरे विश्व को इसके बारे में बताना चाहिए, सो दैट हम सब तैयार रहें अगर ऐसा कोई पेंडेमिक होने की संभावना ठीक है सर। 0.1% भी है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर भाटी, मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा कि भारत ने भी अपने पड़ोसी देश में जिस तरीके का खतरा देखने को अब मिल रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत सारे लोग इस तरह की चेतावनी जारी करी है अभी, तो इसको देखते हुए हमने भी कमर कस ली है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने इस बीमारी को, वायरस को एक कॉकटेल कहा है, एक तरीके से, कि एक तरीके का कॉकटेल है। आपके हिसाब से अब, कि क्योंकि हमने देखा था पीछे वो जो शुरुआती एक्शन थे उस तरीके से नहीं लिए गए थे, आपके हिसाब से अब किस तरीके के एक्शन तुरंत लेने चाहिए, यहाँ पर किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, हाँ, देखिए इसमें एक चीज जैसा हम बता रहे थे कि कॉकटेल ऑफ वायरस, तो देखिए मल्टीपल वायरस की जैसा हम बात करते हैं, वो चीज हम तो अभी कोविड के बाद देख ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। यहाँ पर जी तो इस तरह की सर्जिस आती रहती है, पर ये जो अभी सर्ज हम स्पेशली चाइना की बात कर रहे हैं वहां देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा नंबर्स, काफी ज्यादा हाई नंबर्स, जिस जी। तरह से देख रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल ही फुल हो गए हैं, तो ये नंबर्स डेफिनेटली थोड़ा एक डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं। हाँ, जैसा बात आ रही है कि इसके अंदर आरएसवी भी हो सकता है, माइकोप्लाज्म निमोनिया भी हो सकता है। ये तो आमतौर पे इस तरह की सीजनल इन्फेक्शन हम देखते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बट जहां पर जैसा लग रहा है ये यूजुअल नहीं है, जैसे नंबर्स इतने ज्यादा हैं। तो यहाँ पर एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हमारे पास क्लियरली डेटा फैक्ट्स आएंगे उसके बाद उस तरह से तैयारियां, बट हाँ ये ज्यादा जरूर है, जो शुरुआती चीजें देखने में नजर आ रही है कि जो भी जिस भी तरह का वायरस है कंटेजियस है, ट्रांसमिशन काफी ज्यादा है, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हाँ इस तरह के इन्फेक्शन ज्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, एक इंसान जी। से दूसरे इंसान को जल्दी से फैलते हैं, और इसमें हम्म। काफी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। खासतौर पे चाइना की बात करें तो देखिए उनका इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिट भी है, जैसा उनका स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा है पिछले साल तक, तो ये जी। फर्स्ट सीजन है जिसके अंदर वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। तो एक ये भी कारण है कि वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है कि एकदम से सब चीजें खुलती है, तो जैसे क्राउडेड स्कूल में, शॉप पे, मॉल में, बसेस में, ट्रेन में, तो ये दोनों फैक्टर मिलके फिर वो नंबर काफी ज्यादा एक एक्सप्लोजन टाइप में हो जाता है। तो हाँ, जी। इससे ये तो सिद्ध होता है कि ये कंटेजियस है, संक्रामक काफी ज्यादा है।
ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, मेरा यहाँ पे आपसे सवाल होगा क्योंकि फेफड़ों की यहाँ पे बात हो रही है, तो पहले से ही हम लोग पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, पहले ही फेफड़े हमारे फेफड़े जो है वो पोल्यूशन से बुरी तरीके से ग्रसित है। अगर ये वायरस भारत में आएगा तो डबल झटका दे देगा हम लोगों को। देखिए, भारत में आया, किसी भी शहर में आया, किसी भी देश में जाए, वहां एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई बीमारी जो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही है, ऐसा कोई वायरस या ऐसा कोई बैक्टीरिया जो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई जिसके सांस का आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन का, वहां तक फैल रहा है, वहां निमोनिया कर रहा है, फ्लूइड इकट्ठा कर रहा है, वहां इन्फ्लेमेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल कर जाएगी। तो साथ में अगर किसी के लंग कंप्रोमाइज है, मतलब इसको किसी को सीओपीडी है, अस्थमा है, या कोई और बीमारी है, या ओल्ड एज है, या इसके अतिरिक्त अगर वहां पे ऐसा है कि वहां का एयर पोल्यूशन बहुत हाई है, एयर पोल्यूशन केसेस में भी लोगों को सीओपीडी, अस्थमा के शिकार बढ़ जाते हैं। जो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तकलीफ होने लगती है, क्वालिटी इंडेक्स अगर 250-300 जैसे दिल्ली में है इस समय, इवन 500-700 तक पहुंच जाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होता है। तो ये दो तरफा मारो, ये मतलब डबल प्रहार हो सकता है अगर ऐसा होता है। बट मुझे नहीं लगता कि इतना हमें गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। बट डेफिनेटली प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो सरकार को सबको लेने चाहिए। इवन डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं चाइना के, उन सबको बोला है कि गाइडलाइन जारी हुई हैं कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारी सरकार को इसमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी चाइना में जो दोनों शहर हैं, बीजिंग और दूसरा शहर, उन दोनों जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं, उन फ्लाइट्स में जो लोग आ रहे हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक बच्चे या बड़े बुजुर्ग कोई भी आ रहे हैं, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। उनका आइसोलेशन क्वारंटाइन की जो प्रक्रिया हमने कोविड में अपनाई चाहिए थी, वो अपनानी चाहिए थी। स्क्रीनिंग को बहुत हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और साथ में मैंने कहा, फिर कहा है, चीनी सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी सरकार जो हमेशा एक डाउट के घेरे में रहती है, उसको चाहिए कि सच्चाई सबको बताए। बाकी देशों के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, चेस्ट फिजिशियंस हैं, बच्चों के लिए जो इंटेंसिविस्ट हैं, रेस्पिरेटरी फिजिशियन है बच्चों के, उन सबको अलाउ करें, वो सब लोग जांच करें, देखें। अगर कोई ऐसी गंभीरता है तो हम सब उस पर कदम उठाएंगे। अगर गंभीर नहीं भी है तो हम चीन की हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको सरकार को, खास करके चीन की सरकार को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, और हमारी सरकार को प्रिकॉशनरी मेजर लेने की जरूरत है। मेरे की जरूरत है। और हमेशा से चीन का रुख बड़ा अलग रहता है, वो बहुत ही बीमारी को रहस्यमय बना देता है और फिर सही टाइम पे बताता नहीं है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। इस तरह की चीजें देखने को मिली है। अच्छा डॉक्टर भाटी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये जो बीमारी है या फिर जो वायरस है, इससे बचने के लिए उन्होंने एहतियात बरतने के लिए कहा है। आपके हिसाब से पेरेंट्स और बच्चों को किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर इस तरह की चीजें होती तो एहतियात बरतनी चाहिए, पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बच्चों के साथ हम खाली बच्चों की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पॉपुलेशन की, क्योंकि अभी इस पे क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि डेफिनेटली कोई भी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन कंटेजियस है, ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, तो हमारे जो जितने भी सर्विलेंस सिस्टम है गवर्नमेंट के स्तर पे बात करें तो वो रोबस्ट रहने चाहिए। दूसरा, बाकी अगर हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो ज्यादा जरूरी है कि अपने सिम्टम्स को ठीक तरीके से मॉनिटर करें, अपनी जांच समय से कराएं। वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे भी हो गए या बुजुर्ग हो गए या कोमॉर्बिड, वो अपना विशेष तौर पे ध्यान दें। फ्लू की वैक्सीन जैसे होती है वो आप जरूर ले लें, क्योंकि उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहें। सिक लोग जो भी हैं जिनको सिम्टम है, उनसे आप डेफिनेटली थोड़ा सा आप प्रिकॉशन रखें। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उन सब जी। चीजों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रहेंगे, हम विजिलेंट रहेंगे, तो काफी हद तक हम प्रोएक्टिवली स्टेप लेके अपने आप को किसी भी तरह की ऐसी इमरजेंसी से, इस तरह की सिचुएशन से बचा सकते हैं। बिल्कुल एक बात सर। मैं आप करना जी चाहूंगा कि फ्लू की वैक्सीन हर साल लेनी होती है, छोटे बच्चों को भी, एडल्ट को, और जो बुजुर्ग हैं सबको। इसका निमोकोकल वैक्सीन आती है जो निमोनिया की वैक्सीन होती है। खास करके ऐसे लोग जिनको सीओपीडी है, अस्थमा, जिनकी एज 50-60 वर्ष से ऊपर है, या छोटे बच्चे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, स्टेरॉइड्स में, कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, इन सबको निमोकोकल वैक्सीन भी लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को हम निमोनिया की वैक्सीन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें HIV, हिव निमोनिया होता है, निमोकोकल निमोनिया होता है। उसकी बहुत सारी डोजेज होती हैं, 6 वीक्स पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, फिर 1.5 साल पे, इसका 5 साल पे। तो इन सारी वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मैं फिर सबसे बोलूंगा, बहुत सारी इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, और सारी टेस्टेड वैक्सीन है। तो इनका ध्यान रखने से क्या होगा, अगर निमोनिया किसी को होगा भी तो बहुत सीरियस या बहुत कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया नहीं होगा। जी सर, आप दोनों ने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने समझाया कि क्या स्थिति है और अभी मौजूदा वक्त में, और किस तरीके से आगे हमें देखना चाहिए इसको, इस महामारी को या फिर इस वायरस को किस नजरिए से देखना चाहिए। आपने तमाम पहलू पर सर बहुत खुल के बातचीत की। बिजनेस टुडे बाजार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।